गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पार्ट 4 पढ़ा था और पार्ट 4 में हमने सिंपल फ्यूचर्स के सेंटेंस एक्टिव से पैसे किस तरह चेंज होते हैं वो समझाना था। टुडे वी शैल रेड फ्यूचर परफेक्ट। जैसा कि वो पता है मैंने फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव में चेंजेस नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। जैसा कि आप देखिए फ्यूचर परफेक्ट का फार्मूलाज। Subject plus will, shall plus have, verb की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसका पीवी होता है ऑब्जेक्ट प्लस will, shall प्लस have प्लस been, verb की थर्ड फॉर्म, by प्लस सब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग उससे स्टार्ट होना, पहले में आएगा विल शैल, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हैव, बीन, फिर डब्ल्यूएचएस में हम देखेंगे हु वाला सेंटेंसेस। who plus will shall plus have आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पीवी होगा बाय होम, will shall प्लस ऑब्जेक्ट प्लस have बीन प्लस आपकी थर्ड फॉर्म। ये तो रहे फ्यूचर परफेक्ट के हमारे फार्मूलाज सारे। मैंने एक्टिव टू पैसिव किस तरह चेंजेस होते हैं उसके सारे फार्मूलाज लिख लिए हैं आपके सामने। अब इन फार्मूला पर से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। देखिए he will have celebrated his birthday. Sheila will not have learn all methods. Will you have some an old song? Who will have taught us Spanish
लैंग्वेज। देखिए आपके सामने मैंने 4 सेंटेंसेस दिए एक्टिव के, इसे हमें पैसे में चेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। देख लीजिए आप कैसे फार्मूलाज था हमारा, फार्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट में हमें चेंज करना है इसको पैसिव में। हिज बर्थडे विल हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय हिम। ये चेंज होगा ऑल मेथड्स will not have been learned by Sheila। नेक्स्ट सेंटेंस चेंज होगा will you have sung an old song, इसका चेंज करना है हमें, तो will an old song have been sung by you। और लास्ट सेंटेंस चेंज होगा बाय होम शैल वी हैव बीन टॉट स्पेनिश लैंग्वेज। ठीक है, ये थे हमारे फार्मूलाज के अकॉर्डिंग हमने एक्टिव टू पैसिव में सेंटेंसेस चेंज किए हैं। फर्स्ट सेंटेंस था ही विल हैव सेलिब्रेट हिज बर्थडे, इसका पैसिव बनेगा हिज बर्थडे विल हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस इज शीला विल नॉट हैव लर्न ऑल मेथड्स, इसका ऑल मेथड विल नॉट हैव बीन लर्न बाय शीला। नेक्स्ट सेंटेंस विल यू हैव सॉन्ग एन ओल्ड सॉन्ग, इसका होगा विल एन ओल्ड सॉन्ग हैव बीन सॉन्ग बाय यू। और लास्ट सेंटेंस है हु वाला, हु विल हैव टॉट अस स्पेनिश लैंग्वेज, इसका होगा बाय हुम शैल वी हैव बीन टॉट स्पेनिश लैंग्वेजेस। ये थे सारे हमारे फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव में। दोस्तों बाकी जो फॉर्मूलाज हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। Good morning student, this is our lesson number 6 rural development and this is part 4। हिंदी मीडियम ध्यान दें, ये अपना छठा पार्ट चल रहा है ग्रामीण विकास और ये उसका भाग 4 है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल, मतलब ऐसे मार्केटिंग चैनल बनाना जो अल्टरनेट काम करे, मतलब एक की जगह दूसरा काम कर सके, है ना, इस तरह के मार्केटिंग चैनल बनाना। तो इसमें क्या है वो अपन आज देखेंगे। इट हैज़ बीन रियलाइज दैट इफ फार्मर्स डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू कंज्यूमर इट इंक्रीज देयर इनकम। सम एग्जाम्पल ऑफ दैट चैनल्स आर अपनी मंडी, पंजाब हरियाणा, हदासर मंडी, पुणे, है ना, इस तरह की मंडीज़ है। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं मंडी के बारे में, है ना, किस किस तरह की मंडीज़ हैं और ये कैसे काम करती है वो सब अपन पढ़ चुके थे। इस तरह के चैनल गवर्नमेंट ने बनाए थे। ये वाला टॉपिक जो है ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। इसमें यही है कि सरकार ने अलग अलग माध्यम बनाए जिससे छोटे छोटे जो किसान है जो बड़े बाज़ारों तक नहीं पहुंच सकते उनके लिए सरकार ने इस तरह की जगह बनाई, मंडी वगैरह बनाई, जहाँ पे जो उनसे ज़्यादा दूर नहीं हो तो छोटे किसान जो है वो अपने उपज को ले जाके अपना प्रोडक्शन जो है वहाँ ले जाके बेच सकते हैं और वहाँ उनको अच्छे भाव भी मिलेंगे। जैसे अलग अलग शहरों में या अलग अलग जगहों पे अलग अलग बनाए हुए। ठीक है, और अगला टॉपिक अपना है डाइवर्सिफिकेशन इनटू
प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, productive activities. Diversification includes two aspects. One relate to change in cropping pattern and other relate to shift of workforce from agriculture to other allied activities. देखो इसमें दो चीज़ें थी, दो चीज़ें करने का काम था सरकार का। पहला ये था कि क्रॉपिंग पैटर्न जो है, क्रॉपिंग पैटर्न मतलब चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब खेती करने के जो पुराने तरीके हैं, है ना, पुराने तरीके बदलने, पुराने तरीके क्या करने, बदलने, बदलना खेती के, ठीक है। और दूसरा था involve in other sectors। सरकार का ये काम था कि सारे लोग जो थे वो खेती कर रहे थे, तो सरकार ने अब सब लोग खेती करेंगे तो सब खेती करेंगे तो फिर उसका प्रोडक्शन कौन कर, मतलब उसको एज अ कच्चा माल लेके उसका और खाने पीने की दूसरी चीज़ें कौन बनाएगा, या फैक्ट्री वगैरह में काम कौन करेगा, है ना, इन सब चीज़ों पे ध्यान कौन देगा। इसलिए सरकार ने क्या किया कि दो चीज़ों की तरफ, एक तो इनकी खेती करने की पुरानी पद्धति को बदलने की कोशिश की, दूसरा लोग जो सारे घर के सारे ही लोग खेती कर रहे हैं जबकि इतने लोगों की ज़रूरत नहीं, कुछ लोग और कुछ काम भी कर सकते हैं, तो वैसे लोगों के लिए दूसरे काम करने के लिए उनको तैयार किया, है ना। जैसे कि नरेगा वगैरह शुरू किया गया था, अपन ने पिछली बार भी पढ़ा था। लोग क्या करते थे कि बस सब लोग मिलके एक ही काम करते रहते थे, उसकी वजह से क्या होता था कि वो लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। जैसे some possess dynamic linkage that permit healthy growth while other are substance low productivity proportion. The dynamic subsector include agro processing industry, food processing industry, leather industry, tourism, etc. Those sectors which have the potential but seriously lack infrastructure and other support include traditional home-based industry like pottery, crafts, handloom, etc. Majority of rural women find employment in agriculture while men generally look for non-farm employment. In recent time, women have also begun looking non-farm job. देखो पहले क्या होता था, औरतें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा घर का काम करने के अलावा कुछ काम करती थी तो वो खेती का काम कर लेती थी, उससे ज़्यादा वो कहीं बाहर निकल के काम नहीं करती थी। लोग जो थे, घर के जो आदमी होते थे, वो क्या करते थे, खेती के अलावा वो बाहर का और कुछ काम करते थे, जैसे कि किसी के यहाँ नौकरी करना वगैरह, ऐसी स्थिति पहले थी, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन में कितने लोग थे, तो पशुपालन में जो थे वो समझ लो कि अपने 35% के आसपास जो लोग होंगे वो पशुपालन में थे, इसमें एनिमल हस्बेंड्री में थी। उसमें से 24% बफेलोज और कैटल्स, ठीक है, 16% शिप और गोड्स, और 1% पिग मतलब सुअर होते हैं ना वो, और 1% कुछ अदर, और बाकी के 58% जो है वो मुर्गी पालन करते थे, ठीक है। ये चीज़ें लोग ज़्यादा करते थे। उसके बाद फिशरी की बात करें तो इसकी वजह से क्या होता था, पशुपालन लोग करते थे तो पशुपालन से दूध का मतलब दूध की कमी कम होती थी अपने देश में, दूध अच्छा सबको सप्लाई हो जाता था, है ना, और मांस वगैरह, मांस खाने वालों को मांस मिल जाता था, तो इस तरह की चीज़ें अपने यहाँ पे हो जाती थी। अदर एनिमल विच इंक्लूड्स कैमल्स, एसेस, हॉर्स, ponies and mules are in the lowest rank. India had about 300 million cattle including 108 million buffaloes in 2012. Performance of the Indian
dairy sector over the last 3 decades has been quite impressive. Milk production in the country has increased by about 10 times between 1951 to 2016. This can be attributed mainly to the successful implementation of operational flood. It is a system whereby all the farmer can pool their milk produce. देखो सरकार ने बहुत सी ऐसी टेक्निक्स निकाली जिससे कि जो किसान थे उनको फ़ायदा हो सके. जैसे मैंने पहले भी बताया था, अमूल वाला सब अलग अलग जगहों से दूध गैदर करता है और फिर बेचता है ना पैक करके. तो इस तरह की सरकार ने बहुत सारी कोऑपरेटिव कंपनीज वगैरह शुरू की, जैसे कि आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, राजस्थान में मिल्क के लिए, है ना. उसके बाद फिशरी की बात करें, फिशरी मतलब मछली उद्योग की बात करें, मत्स्य उत्पादन की बात करें, तो द फिशिंग कम्युनिटी रिगार्ड्स द वाटर बॉडी एज मदर और प्रोवाइडर. The water body consists of sea, ocean, river, lake, neutral, aquatic pond, streams, etc. are therefore an integral and life-giving source for the fishing community. In India, after progressive increase in budgetary allocation and introduction of new technologies in fishery and agriculture, the development of fishery has come along very presently. Fish production from inland source contribute about 65% to the total value of fish production and the balance 35% comes from the marine sector. देखो 65% जो है फिश प्रोडक्शन, ये तो अपने 65% मरीन प्रोडक्शन होता था, उसमें से 35% कम फ्रॉम द मरीन सेक्टर, सी एंड ओशन से आता था. टुडे टोटल फिश प्रोडक्शन अकाउंट फॉर 0.9% ऑफ टोटल जीडीपी. अपनी जीडीपी जो है उसका 0.9% कॉन्ट्रीब्यूशन कौन करता है? फिशरी करता है, मतलब मत्स्य उत्पादन से मतलब उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है. इन इंडिया वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आर मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट. क्योंकि ये स्टेट क्यों मेजर है? क्योंकि यहाँ पे क्या समुद्र है, जहाँ समुद्र होगा वहाँ मत्स्य उत्पादन ज़्यादा ही होगा. जैसे अपने राजस्थान में समुद्र नहीं है तो यहाँ मछलियाँ किस में होगी? नदियों वगैरह में, तालाबों में होंगी, जो कि कम होती है. और समुद्र में मछलियाँ सबसे ज़्यादा होती है ना. और वहाँ पे जल्दी जल्दी, क्योंकि बड़ी जगह मिल जाती है उनको, मछलियों को रहने के लिए लार्ज वाटर बॉडी मिल जाता है, तो वहाँ मछलियाँ ज़्यादा होती हैं. तो ये जो सारे स्टेट के नाम लिए, ये सारे समुद्र किनारे पे हैं, मतलब इनके यहाँ पे समुद्र है, इसकी वजह से इनको फिशरी में प्रोडक्शन ज़्यादा है. अ लार्ज शेयर ऑफ फिश वर्कर फैमिलीज आर पुअर. अ लार्ज शेयर ऑफ फिश वर्कर फैमिलीज आर पुअर. रंपत अंडर डेवलपमेंट, लो पर कैपिटा अर्निंग, absence of mobility of labor to other sector and high rate of illiteracy and indebtedness area some of major problem fishing community face today. देखो क्योंकि ये भी, इनमें भी क्या है कि बहुत मछलियाँ निकलती है लेकिन इनको सही तरीके से मैनेज करना नहीं आ रहा, क्योंकि लोग पुरानी पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं या इन्हें प्रिजर्व करके नहीं रख पा रहे जिससे ख़राब हो जाती है, या सही मार्केट तक नहीं पहुंचा पा रहे. ऐसे सारी प्रॉब्लम्स हो रही है जिसकी वजह से कमाई के ज़रिए कम हो गए. जबकि मछली जो है महंगी बिकती है मार्केट में, है ना. अलग अलग मछली का अलग अलग भाव होता है और सस्ती मछलियाँ भी होती तो महंगी भी होती. जिसमें जितना ज़्यादा फ्लैश होगा, मांस होगा, वो मछली उतनी महंगी है ना. जितनी बड़ी होगी या जैसी वो होगी उस तरह से हेल्थ के अकॉर्डिंग अपने लिए कौन सी बेनिफिशियल होगी, वैसे फ़िश, वो वाली फ़िश ज़्यादा महंगी होती है. फ़िश में भी टाइप्स होते हैं, तो इस तरह की फ़िश होने की वजह से भी इनमें तो भी ये लोग पुअर के पुअर है, क्योंकि पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, सही ज़रिया नहीं पता है ना, इसलिए उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा. Even though women are not involved in active fishing, about 60% of the workforce in export marketing and 40% of internal marketing are women. मतलब खाली इंटरनल मार्केटिंग में 40% वुमन है, बाकी एक्सटर्नल में
देयर इज़ अ नीड ऑफ इंक्रीज क्रेडिट फैसिलिटी थ्रू कोऑपरेटिव्स। यहाँ पे ज़रूरी है कि कोई कोऑपरेटिव ऐसी संस्था हो सरकार की जो इनको हेल्प करे फिशरीज़ को भी आगे बढ़ाने में। फिश, बहुत सारी फिश निकलती है और ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन इसको सही तरह से एक्सपांड नहीं कर पा रहे लोगों को, मतलब संभावनाएं नहीं मिल रही आगे कुछ करने के लिए, कुछ और अच्छा करने के लिए उनको मौके नहीं मिल रहे, है ना, ये प्रॉब्लम हो रही। एंड SHGs फॉर फिशर वुमन टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर मार्केटिंग। औरतें भी इसमें हैं लेकिन उनको भी मतलब उतना आगे आके काम नहीं करने मिलता है, ये ज़्यादातर आदमी ही संभालते हैं। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बेस्ड विद अ वेरिंग क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन, इंडिया हैज़ adopted growing a diverse horticulture crops such as fruit, vegetable, timber crops, flower, medicinal, aromatic plant, मतलब दवाइयों के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लांट का भी इस्तेमाल उगाया जाता है। इस तरह के प्लांट्स उगाए जाते हैं जो काम आते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में कच्चे माल के रूप में लेते हैं, उनसे दवाइयाँ बनती है ना, अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं जैसे कि अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वगैरह। हॉर्टिकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट नियर 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउट ऑफ द 6% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। 6% का कंट्रीब्यूशन है GDP में इसका। India has emerged as a world leader in producing a variety of fruit like mango, banana, coconut, cashew nuts, and the number of spices, and is the second large producer of fruit and vegetable. Economic condition of many farmers emerged in horticulture has improved, and if it has become a means of improving livelihood for many unprivileged classes. Flower harvesting, nursery maintenance, हाइब्रिड सीड्स इन प्रोडक्शन एंड टिश्यूज़ कल्चर, मतलब अलग अलग तरह के प्लांट उगाए जाते हैं, जैसे हाइब्रिड है ना, इस तरह के प्लांट या ऐसे प्लांट जो नर्सरी बनाई जाती है प्लांट्स के लिए। तो हॉर्टिकल्चर में ये सारा आता है ना, और इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी लगे हुए, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मतलब बहुत सारा रोज़गार भी है, और गाँव की तरफ औरतें भी ये काम करती हैं। Though in terms of number our livestock population is quite impressive, but its productivity is quite low as compared to other countries. It required improvement technology and promotion of good breeds of animal of enhanced productivity, improve variety, veterinary care, and credit facility to small and marginal farmer, and landless labor would enhance sustainable livelihood option through livestock production. Production of fisheries has already increased substantially. However, problem related to overfishing and population need to be regulated, and control welfare program for the fishing community have to be reoriented in a manner. देखो, इतना सब होने के बाद भी हम इस हॉर्टिकल्चर में भी दूसरे देशों से पीछे। इसका कारण ये है कि हम इसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट का भी इसमें कंट्रीब्यूशन जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, इसीलिए ये चीज़ भी थोड़ी पीछे जा रही है। जबकि हमारे यहाँ पे हर तरह का क्लाइमेट है अपने देश में। दूसरे देशों में ठंड पड़ती है तो ठंड ही पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो गर्मी पड़ती है, बारिश होती है तो बारिश ही होती रहती है। वहाँ पे अपने यहाँ पे जो तीनों क्लाइमेट, मेन जो 3 ऋतु रहती है, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, मतलब विंटर समर और रेनी सीजन, है ना, ऑटम और ये सब तो है ही। तो ये सारे वो 3 मेन सीजन भी होते हैं, उसके अलावा 2 सीजन और होते हैं। तो इस तरह के सारे सीज़न हैं, सब तरह की अलग अलग तरह की मिट्टी है अपने देश में, कहीं काली मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है, कहीं पीली मिट्टी है, हर तरह की सॉइल है, मतलब हर तरह के अलग अलग प्रोडक्शन के लिए अलग अलग तरह की सॉइल है, अलग अलग तरह का क्लाइमेट भी अपने देश में। जैसे राजस्थान है तो गर्म रहता है ज़्यादातर,
और ठंड के समय बहुत ठंडा रहता है। और जैसे मुंबई है ना, जो समुद्र किनारे बसे हुए शहर है, जगह है वो मॉडरेट रहती है। कुछ जगह ऐसी भी जो ठंडी रहती है जैसे कश्मीर। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें उगाई जा सकती है। तो हॉर्टिकल्चर में अपने यहाँ पे इतना स्कोप है जितना किसी भी देश में स्कोप नहीं है, उतना स्कोप अपने देश में। फिर भी हम रैंकिंग वाइज जो है हॉर्टिकल्चर में पीछे रह गए। तो इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि सरकार इस तरफ अभी तक पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाई। हाँ, इसमें सुधार हुए हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि इसमें सुधार नहीं हुए, लेकिन और सुधार होने की संभावनाएं हैं जिनमें काम करना होगा सरकार को। उसके अलावा फिशरीज़ की जो बात थी उसमें भी छोटी छोटी कोऑपरेटिव्स लगाने पड़ेंगे जो इन छोटे छोटे मछुआरों को, फिशरमैन्स को सपोर्ट दे, मतलब वो अपना प्रोडक्शन वहाँ पे जमा करवा सके, पैसे ले सके, एक सही कीमत मिले उनको, अच्छा मार्केट मिले। इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो ही क्या होगा, अपने देश में ये सारे जो प्रोडक्शन है हर तरह के, ये आगे जा पाएंगे और अच्छा प्रोडक्शन अपने देश में हो पाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट अपन जो है वो अगली क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप बराबर देखते रहिए अपनी किताब में और पढ़ते रहिए। थैंक यू।